बात करेंगे राउल का नियम, जो कि वास्तव से संबंधित है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है इस चैप्टर के अंदर। तो राउल के नियम को समझने से पहले हमें एक नॉर्मल फिनोमेना समझना चाहिए। पहले उसको समझिए क्या है। जैसे ये कोई बिलियन है, गौर करना, इस बिलियन के अंदर ए, बी, सी और डी, हमने 4 पदार्थों को मिलाया है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि ये चारों पदार्थ जो हैं, ये चारों के चारों मैंने वोलेटाइल नेचर के दिए हैं। गौर करें, पदार्थ 4 मिलाए हुए हैं, चारों में से कोई भी सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, वो पीछे की बात है। हमने चारों पदार्थों को मिलाया, ए, बी, सी और डी। और फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि चारों पदार्थ, इनमें से कोई भी नॉन वोलेटाइल नहीं है, सभी पदार्थ वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये बाष्पीकृत होने वाले हैं। तो जब ये पदार्थ मिलाए जाएंगे तो इसके अणुओं की संख्या मान के चलिए, यहां Na है, इसके अणुओं की संख्या Nb है, इसके अणुओं की संख्या Nc है, इसके अणुओं की संख्या Nd है। अब मान के चलो इसे हमने कवर अप कर दिया है इस तरह से, तो इसकी सतह पर जब वाष्प बनेगी तो उस वाष्प में, भाई साहब आप समझ रहे होंगे कि इन चूंकि चारों ही पदार्थ वोलेटाइल नेचर के हैं, तो चारों पदार्थों के कुछ कुछ अणु ऊपर वाष्प अवस्था में पहुंच गए। मान के चलिए ए के DNA मॉलिक्यूल्स ऊपर पहुंचे, बी के DNB मॉलिक्यूल्स ऊपर पहुंचे, मान लो सी के DNC मॉलिक्यूल्स ऊपर पहुंचे, मान लो डी के DND मॉलिक्यूल्स ऊपर पहुंचे। तो अब ये अणु सभी मिलकर के वाष्प दाब क्रिएट करेंगे। वो वाष्प दाब इस सतह पर लगेगा, यही क्या होगा, इस बिलियन का वाष्प दाब, जिसे हम PS कह सकते हैं, PS कह सकते हैं। सॉल्यूशन का प्रेशर है, वाष्प दाब है, PS कह दिया। लेकिन क्या ये PS जो है वो किसी एक अवयव की वजह से है? नहीं, यहां पर ये चारों अवयव वोलेटाइल है। तो इस स्थिति में आप जानते हो कि ये जो PS होगा वो चारों अवयवों के वाष्प दाब के कारण होगा, क्योंकि एक ही अणु जो पहुंच रहे हैं ऊपर, उनके द्वारा जो वाष्प दाब क्रिएट किया जा रहा है उसे हम PA कह देंगे। बी के अणुओं के द्वारा जो वाष्प दाब क्रिएट किया जा रहा है उसे हम PB कह देंगे। सी के अणुओं के द्वारा जो वाष्प दाब क्रिएट किया जा रहा है उसे हम PC कह देंगे। डी के अणुओं के द्वारा जो वाष्प दाब क्रिएट किया जा रहा है उसे हम PD कह देंगे। और ये चारों मिलकर के क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन का वाष्प दाब बना लेंगे, जो कि PA प्लस PB प्लस PC प्लस PB चारों पदार्थों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। अब ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है हमारे में कि बिलियन का जो वाष्प दाब होगा वो सभी अवयवों, सभी वाष्पशील अवयवों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। लेकिन क्या ये सभी अवयव बराबर बराबर योगदान देंगे वाष्प दाब में? जी नहीं। ये जो ABCD है, इनके अणु जो ऊपर पहुंचेंगे, भाई इनकी जैसी मात्रा नीचे होगी उस मात्रा के अनुसार ही ये अणु ऊपर पहुंचेंगे। मान के चलिए आपने A के 100 मोल लिए थे नीचे, B के आपने 200 मोल लिए थे नीचे, C के आपने 300 मोल लिए थे शुरुआत में, और D के आपने 400 मोल लिए थे। अब इनमें से मान के चलो ऊपर 10% मोल्स रुकते हैं, 10% मोल्स इन पेपर शीट, वाष्प अवस्था में 10% ही पहुंचते हैं। तो A के 100 में से तो 10 ही ऊपर पहुंचेंगे, इसका तो 10 ही मिलेगा यहां पर। B के 200 में से 20 पहुंचेंगे, C के 300 में से 30 पहुंचेंगे, और D के 400 में से 40 पहुंचेंगे वाष्प अवस्था में। तो A के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है उसमें 10 अणुओं का योगदान है, B के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है वो 20 अणुओं का योगदान है, C के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है वो 30 अणुओं का योगदान है, और D के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है वो 40 अणुओं का योगदान है। तो जिसके अणु ज्यादा होंगे उसका दाब भी ज्यादा होगा। तो आप इतना भी समझ गए होंगे कि ऊपर जो दाब लगाए जा रहे हैं वो ABCD सभी अवयवों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसी अवयव के द्वारा दाब अधिक लगाया जाएगा जिसके मोलों की संख्या नीचे अधिक है। जिसके मोल नीचे ज्यादा थे उसका दाब ऊपर ज्यादा, क्योंकि उसके अणु वाष्प अवस्था में भी ज्यादा पहुंचेंगे। जिसके अणु नीचे ही कम है तो उसके वाष्प अवस्था में अणु ज्यादा कहां से पहुंच जाएंगे।
तो फिर जिसके अणु नीचे ज्यादा थे उसकी वाष्प अवस्था में भी अणु ज्यादा होंगे, तो उसकी वाष्प अवस्था में अणु ज्यादा होंगे, तो फिर उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। और जिसके अणु नीचे कम थे उसकी वाष्प अवस्था में भी अणु कम होंगे, और वाष्प अवस्था में अणु कम होंगे तो उनका वाष्प दाब भी कम होगा। इस बात को हम सिंप्लीफाई करके कहें तो क्या कहेंगे? बिलियन में ये बिलियन है, बिलियन में किसी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये मोलों की संख्या नीचे ज्यादा है तो उसका वाष्प दाब भी ऊपर ज्यादा ही बनेगा, मोलों की संख्या नीचे कम है तो वाष्प दाब भी कम ही बनेगा। तो मोलों की संख्या कैसे रिलेटेड होती है? मोल भिन्न से। मैंने आपको बताया है एक्स आई बराबर क्या होता है? एन आई अपॉन एन। दैट मीन्स जैसे एक्स ए बराबर क्या होगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन बी। इस केस के लिए बात कर रहे हैं हम। इस केस के लिए एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा? एन ए बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन बी। अभी बात हम एक्स बी की करें, यानी बी की मोल भिन्न की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। सभी के लिए निकाल सकते हो। तो जो मोल भिन्न होती है वो काय के समानुपाती होती है? अपने मोलों की संख्या के। क्योंकि नीचे वाली क्वांटिटी तो सब में बराबर है, सभी मोल भिन्नों में नीचे वाला मान तो सेम रहता है क्योंकि वो तो संपूर्ण मोलों की संख्या होती है। लेकिन ऊपर वाला मान हर मोल भिन्न में अलग अलग होता है। ए की मोल भिन्न में ऊपर वाला मान अलग होगा, बी की मोल भिन्न में ऊपर वाला मान अलग होगा। तो जो एन ए एन बी ये जो मान है इन पर डिपेंड करेगी इनकी करस्पॉन्डिंग जो मोल फ्रैक्शन है, मोल भिन्न जो है वो। तो एक्स ए का मान अपने एन ए पर डिपेंड करेगा, एक्स बी का मान एन बी पर डिपेंड करेगा। एक्स ए का मान अगर एन ए का मान ज्यादा है तो एक्स ए का मान ज्यादा होगा, अगर एन ए का मान कम है तो एक्स ए का मान कम होगा। एन बी का मान ज्यादा है तो एक्स बी का मान ज्यादा होगा, एन बी का मान कम है तो एक्स बी का मान कम होगा। ऐसे ही किसी भी अवयव की मोलों की संख्या बिलियन में अगर अधिक है तो उसकी मोल भिन्न भी ज्यादा होगी, अगर उसके उस अवयव की मोलों की संख्या कम है तो उसकी मोल भिन्न भी कम होगी। तो मोलों की संख्या से किसका रिलेशन है? मोल भिन्न का, एक्स का रिलेशन प्रोपोर्शनल टू होती है एक्स जो है वो मोलों की संख्या की। तो हम ये कह सकते हैं जिस अवयव की मोल ज्यादा है उसका वाष्प दाब भी ज्यादा है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जिस अवयव की मोल भिन्न ज्यादा है बिलियन के अंदर उसका वाष्प दाब अधिक होगा। सिंप्लीफाई फिर से किए देता हूं। बिलियन में किसी अवयव का वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। बिलियन में उसी अवयव का वाष्प दाब अधिक होगा जिस अवयव की मोल भिन्न ज्यादा है, उस अवयव का वाष्प दाब कम होगा जिसकी मोल भिन्न कम है। फिर से सिंप्लीफाई कर देते हैं। बिलियन में किसी अवयव का वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी वेपर प्रेशर है P of any component I is directly proportional to the mole fraction of that component I. This is our flow. अब इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं यहां पर, तो Pi इक्वल टू P0I xi। ये I क्या है? I किस कोई अवयव है, चाहे I की जगह आप A रख लीजिए, I की जगह B रख लीजिए, I की जगह C रख लीजिए, I की जगह D, जो भी अवयव आप लेना चाह रहे हो वो है। Pi इक्वल टू P0I xi। इस बात का मतलब क्या है? Pi किसी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती या प्रोपोर्शनल टू होता है। फिर P0I क्या? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब हम प्रोपोर्शनल टू साइन को इक्वल टू में चेंज करेंगे तो फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। दैट इज P0I हियर। यहां पर P0I है। P0I है क्या? मैंने आपको बताया था 0 डिनोट्स इट्स प्योर स्टेज एंड I इज द कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट आप ले रहे हो ABCD। तो 0 क्या है? P0I। I अवयव की शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब है। I अवयव की शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब है। इसको जरा ये समझने की कोशिश करें आप, और हम इसे इन अवयवों के अगर हम वाष्प दाब निकालें तो Pa का जो वाष्प दाब होगा वह किसके बराबर होगा? P0A XA। Pb का जो मान होगा वो P0B XB। Pc का जो मान होगा वो P0C XC। Pd का जो मान होगा वो P0D XD। क्या है साहब? A का वाष्प दाब अपनी मोल भिन्न के समानुपाती है XA के, और ये यहां पर समानुपाती चिन्ह को हटा करके हमने P0A जो लिया है यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि A की शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब है। Pb यानी B का वाष्प दाब XB यानी B की मोल भिन्न के समानुपाती है, जो कि यहां पर जो आपको ये कांस्टेंट दिखाई दे रहा है P0B, ये B की शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब है। Pc XC यानी C की मोल भिन्न के समानुपाती है, और P0C C की शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब है, और PD XD यानी D की मोल भिन्न के समानुपाती है, और P0D D की शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब है।
वास्तव है। तो ये यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है? ये एक्चुअली इन अवयवों की वास्तविक होने की नेचर को दर्शाता है। ये एक्चुअली इन अवयवों की वास्तविक होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसे में इस तरह से समझेंगे हम कि अगर किसी बिलियन के अंदर ए बी सी और डी, देखना भाई साहब, ए बी सी और डी 4 पदार्थ लिए गए हैं और चारों पदार्थों के मान के चलिए हमने 100 100 100 और 100, सभी पदार्थों के हमने 100 अणु लिए हैं। तो अब जो वाष्प अवस्था में अणु पहुंचेंगे, मान के चलो 10% पहुंचते हैं, तो क्या इसके द्वारा जो दाब बनेगा वो Pa बनेगा, इसके द्वारा Pb बनेगा, इसके द्वारा Pc और इसके द्वारा Pd। तो क्या सभी का वाष्प दाब बराबर होगा? जी नहीं, अब भी सभी का वाष्प दाब बराबर नहीं होगा, चूंकि अभी तक मूलों की संख्या में अंतर था। तो जहां मूलों की संख्या में अंतर होगा वहां तो आप आसानी से ये बात कह सकते हो भाई जिसके नीचे मूल ज्यादा है उसका ऊपर वाष्प दाब अधिक बनेगा। लेकिन अगर हम मूलों की संख्या बराबर कर दें 4 पदार्थों की, तब भी वाष्प दाब बराबर नहीं होगा, उसमें भी अंतर होगा। हालांकि वो वाष्प दाब बराबर हो भी सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। ये चीज काय पर डिपेंड करेगी? उस पदार्थ की रूम टेम्परेचर पर, यानी उस 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्वतः इवेपोरेट होने की, स्वतः वाष्पीकृत होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगी। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊंगा आपको कि सभी धातुएं चालक होती हैं, लेकिन क्या सभी धातुएं बराबर चालक होती हैं? नहीं, हर धातु की चालकता अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग है। हर धातु का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। ऐसे ही ये सभी पदार्थ वोलेटाइल हैं और सबके हमने मोलों की संख्या भी बराबर ली है, तो क्या सभी के वाष्प अवस्था में बराबर मोल पहुंचेंगे? नहीं, हर पदार्थ की, कोई पदार्थ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने 10 मोल्स को ऊपर पहुंचा देगा, कोई पदार्थ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने 5 मोल ही ऊपर पहुंचाएगा, कोई पदार्थ अपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने 7 मोल ऊपर पहुंचा देगा, कोई पदार्थ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने 9 मोल ऊपर पहुंचाएगा। ये उसकी खुद की प्रवृत्ति है, उसके अणुओं के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है जिससे कि वो उस अपनी लिक्विड स्टेट को लीव करके और वेपर फेज में पहुंच जाए। उस टेम्परेचर पर हर पदार्थ का अपना अपना अलग अलग कैपेसिटी है, उसकी अपनी अपनी अलग अलग नेचर है। तो ये जो कांस्टेंट आ रहा है ये उसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे जब कांस्टेंट है तो हर पदार्थ के लिए अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि ये उस पदार्थ की पर्टिकुलर उसकी ही टेंडेंसी से रिलेटेड है, और उस पदार्थ की टेंडेंसी से रिलेटेड है तो वो उसी पदार्थ के लिए मान है। जैसे हम ए बी और सी और डी चारों पदार्थों को 4 अलग अलग बर्तनों में, जैसे एक बर्तन में यहां ए, एक बर्तन में यहां बी, एक बर्तन में यहां सी और एक बर्तन में यहां डी, सबके बराबर 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 मोल्स हम रख देते हैं और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर इन सभी के हम वाष्प दाबों का अवलोकन करते हैं। जब इनके मोलों की संख्या बराबर है और सभी वोलेटाइल नेचर के हैं तो रूम टेम्परेचर पर क्या इन सभी का वाष्प दाब बराबर होगा? नहीं होगा। उसी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ए का हो सकता है वाष्प दाब कुछ कम बैठे, इसका कुछ ज्यादा बैठे, किसी का बराबर हो सकता है, बराबर भी हो सकता है बराबर नहीं भी हो। ये इनकी प्रकृति के ऊपर है, ये इनकी नेचर के ऊपर है कि ये उस टेम्परेचर पर कितनी मात्रा में इवेपोरेट होने की टेंडेंसी रखते हैं। देखिए वोलेटाइल नेचर तो बहुत लिक्विड पदार्थों का होता है। आप देखो बहुत सारे लिक्विड पदार्थों का वोलेटाइल नेचर होता है। अभी आपने मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल दिया, वो कहीं छत पर फैला दिया और पानी भी फैला दिया साथ में। अब दोनों ही वोलेटाइल नेचर के, लेकिन उस मस्टर्ड ऑयल को वोलेटाइल होने में तुम कहो तो 2 महीने लग जाएंगे, वो वहां से इवेपोरेट होने में 2 महीने लग जाएंगे, और पानी आप देखोगे 2 घंटे में ही इवेपोरेट हो जाएगा। तो वोलेटाइल दोनों है, लेकिन दोनों की वोलेटाइलिटी में अंतर है, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, दोनों के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, दोनों की अपनी लिक्विड स्टेज को लीव करने का जो कैपेसिटी है या उनकी टेंडेंसी है उसकी क्षमता अलग अलग है। तो इस हिसाब से ही हम ये P0A, P0B, P0C या P0D हर पदार्थ के लिए अलग अलग असाइन करते हैं। ये उसकी शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब को दर्शाता है। भाई जिस पदार्थ की शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब अधिक होगा वो ऑटोमेटिक उसका बिलियन के अंदर भी वाष्प दाब अधिक होगा। जिसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कम होगा उसका बिलियन के अंदर भी वाष्प दाब कम होगा। ये बात सही है कि बिलियन के अंदर किसी अवयव का जो वाष्प दाब है ए बी सी डी, किसी भी अवयव का वाष्प दाब है वो बिलियन में उसके मूलों की संख्या पर डिपेंड करता है। ये बात तो सही है, ये तो क्लियरली आप भी समझ रहे हो। जो अणु नीचे ज्यादा होंगे वही ऊपर पहुंचेंगे ज्यादा।
और ऊपर ज्यादा पहुंचेंगे तो उनका ही वाष्प दाब ऊपर से ज्यादा बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक अनदर फैक्टर भी है जो कि इन सभी पदार्थों की व्यक्तिगत पर्टिकुलर नेचर है इनका, कि कौन सा पदार्थ उस टेम्परेचर पर कितनी मात्रा में एवेपोरेट होता है, इस बात को इनका शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब भी बता पाता है। तो वो हमें इनके साथ इनके वाष्प दाब के साथ असाइन करना पड़ता है। यहां पर वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में आता है, लिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, यही जो सिंप्लीफाई हमने किया है, किसी अवयव का वाष्प दाब उसकी मूल बिंदु के समानुपाती होता है। यही राउल का नियम है और कुछ नहीं है। राउल का नियम या राउल लॉ जो है क्या है, वो यही है, विलयन के अंदर किसी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की मूल फ्रैक्शन या मूल बिंदु या मूल प्रवाह या मूल अंश के समानुपाती होता है। वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, vapor pressure of any volatile component in the solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। विलयन के अंदर उस अवयव का वाष्प दाब जो है वह उसकी मूल बिंदु के समानुपाती होता है। ये राउल के नियम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब राउल के नियम को हम दो केस में स्टडी करेंगे, देखते हैं। राउल्ट लॉ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहा हूं, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए वोलेटाइल solute into a volatile solvent। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट में मिला है और जो सॉल्यूशन बना है, वो ए और बी दोनों जो हैं वो वोलेटाइल नेचर के ही हैं, वोलेटाइल नेचर के ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम फर्स्ट केस में राउल के लॉ को जब स्टडी कर रहे हैं तो उसमें पहला केस ये है कि जब हम बता के चल रहे हैं इस बात को आपको कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही, ए और बी दोनों ही वोलेटाइल किस्म के हैं, यानी कि वाष्पशील प्रवृत्ति के, दोनों के दोनों ही। अब यहां पर हम अभी किसी को अवाष्पशील नहीं ले रहे, दोनों के दोनों वाष्पशील प्रकृति के हैं। तो जैसे ये कोई विलयन है, अभी हाल में चर्चा कर रहा था आपसे, इसके अंदर हमने ए और बी दो पदार्थ लिए हैं, दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल हैं तो यहां पर जो वाष्प दाब बनेगा, जो वाष्प दाब तैयार किया जाएगा वो विलयन का वाष्प दाब होगा पीएस। लेकिन उस पीएस में विलयन के वाष्प दाब में ए का भी योगदान होगा और बी का भी योगदान होगा, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल नेचर के हैं। तो दोनों के ही अणु वाष्प अवस्था में पहुंचेंगे और दोनों के ही अणुओं के द्वारा आंशिक वाष्प दाब बनाया जाएगा। उस आंशिक वाष्प दाब का योग ही विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। ये पीए प्लस पीबी, ये दो वाष्प दाब बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि विलयन का कुल वाष्प दाब पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। इतना तो हमारी समझ में आ रहा है। तो राउल क्या कहते हैं इस मामले में, राउल ये कंडीशन तो हमको पहले से ही पता है कि सपोज ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट whose mole fraction in the solutions are XA and XB। इनकी मोल भिन्ने जो है वो विलयन के अंदर XA और XB है। मोल भिन्नों का योग हम जानते ही है, XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमें पहले से ही पता है। दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट है, दोनों की मोल फ्रैक्शंस XA और XB है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, एज आई हैव recently told you that according to Raoult law, the vapor pressure of any component in the solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। Means PA will be proportional to XA and PB will be proportional to XB here।
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लेंगे तो फिर पी ए विल बी इक्वल टू P0A XA and PB will be equal to P0B XB. Here P0A and P0B are the vapor pressure of component A and B in their pure stage. I have told you. Now the total vapor pressure of solution PS is equal to, according to Dalton law of partial pressure, PA plus PB. Then the PS will be equal to P0A XA. P0A XA is the value of PA plus PB means P0B XB. Since XA and XB, XA plus XB is always equal to 1, then XA will be equal to 1 minus XB. This is clear? Now, the putting the value of XA in this equation, then we will get PS will be equal to P0A 1 minus XB plus P0B XB. PS will be equal to P0A minus P0A XB plus P0B XB. PS P0B minus P0A, taking common XB plus this P0A. This is the value of PS, फाइनल वैल्यू ऑफ PS. तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन इस कंडीशन के लिए जो आ रहा है वो आप देख रहे हो. इस कंडीशन के लिए जो मेन इक्वेशन आ रहा है दैट इज PS इक्वल टू P0B माइनस P0A XB प्लस P0A. ये समीकरण आया, इसे हम ऊपर फिर से नोट किए लेते हैं. PS इक्वल टू P0B माइनस P0A XB प्लस P0A. इतना हमारी समझ में आ गया. ये बिलियन का टोटल प्रेशर निकल करके आया है. ये आ गया. अब ये जो पार्शियल प्रेशर है और इसके अलावा हम जानते हैं PA इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू राउल, XA एंड PB दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट विल बी इक्वल टू P0B XB अकॉर्डिंग टू राउल. ये तीन बेसिक इक्वेशन है हमारे पास. अब ग्राफिकल डिपिक्शन इसका कैसे करें वो समझना है हमको. तो उसके लिए क्या है, XA plus XB is always equal to 1. ये इक्वेशन भी महत्वपूर्ण है. अब देखते हैं हम वैल्यू ऑफ XA 0.0. अब हम राउल लॉ का इस इक्वेशन का ग्राफिकल डिपिक्शन जब करने जाएंगे तो ग्राफिकल डिपिक्शन में क्या है कि माना P0B और P0A दोनों A और B की शुद्ध अवस्था में उनके वास्तव थे या वास्तव हैं. अब मान दिया इस बात को कि P0B का मान जो है वो P0A की तुलना में अधिक है. मान लिया इस बात को. आप मान ये भी सकते हो P0A का मान P0B से अधिक है. वही दोनों अलग अलग अवयव हैं. तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है. शुद्ध अवस्थाओं में वास्तव तो किसी का भी ज्यादा हो सकता है, किसी का भी कम हो सकता है. यहां हमने ये माना है P0B यानी B की शुद्ध अवस्था में उसका वास्तव A की शुद्ध अवस्था में उसके वास्तव से अधिक है. तो ये P0A का मान हो गया जो कि B की शुद्ध अवस्था के वास्तव P0B से कम है. अब एक समीकरण देखिए आप, PA जो कि A का वास्तव है बिलियन के अंदर, वो क्या के बराबर है, P0A XA के बराबर है. P0A XA के बराबर है. अब XA का मान अगर हम 0 कर दें, XA का मान हमने अगर 0 कर दिया, XA का मान जब 0 होगा तो उस स्थिति में PA का मान कितना होगा,
जीरो होगा, पीए का मान यहीं पर होगा जीरो, क्योंकि एक्स ए का मान जीरो करने पर पीए का मान जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हमने एक्स ए का मान 0.1 किया तो पीए का मान P0A का 0.1वां भाग होगा। जैसे इस P0A के हमने 10 भाग कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से अगर हमने इसके भाग कर दिए 10, तो 10 भाग करेंगे तो क्या होगा, पहला भाग 0.1 P0A, दूसरा भाग क्या होगा 0.2 P0A, तीसरा भाग क्या होगा 0.3 P0A, इसी तरह से ये चलते जाएंगे और लास्ट में 0.9 P0A और लास्ट में 1.0 P0A, दैट विल बी इक्वल टू P0A, ये हो जाएगा। तो आप इसे देख रहे हो इसको कि जब XA का मान 0.1 होगा तो उस स्थिति में PA का मान P0A का 0.1वां भाग होगा, यानी यहां पर PA का मान P0A का 0.1वां भाग इतना होगा। जब XA का मान 0.2 होगा उस स्थिति में PA का मान P0A का 0.2वां भाग, यानी इससे दूसरा भाग जो है वो आ गया 0.2 पर, इससे आगे ये भाग हो जाएगा। इसी तरह से हम बढ़ते चलेंगे तो XA का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उस स्थिति में PA का मान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जब XA का मान 1 हो जाएगा उस स्थिति में PA का मान P0A के बराबर हो जाएगा। तो लास्ट में जब 1 होगा, XA का मान जब 1 होगा उस स्थिति में PA का मान P0A के बिल्कुल बराबर होगा। तब P, ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है वो PA के लिए है, PA इक्वल टू P0A XA। एक्चुअली क्या है कि ये जो समीकरण है, आप गणित वाले अच्छी तरह समझ रहे होंगे और बायोलॉजी वाले भी समझ लें कि ये जो समीकरण है y इक्वल टू mx वाला है। सरल रेखा समीकरण जो होता है y इक्वल टू mx वाले हैं ये दोनों समीकरण, जहां y PA और एवं PB है और x का मान जो है वो XA एवं XB है और m जो स्लोप होता है सरल रेखा का वो P0A और P0B होता है। तो इसी तरह से y बराबर mx के हिसाब से अगर हम PB का मान निकालेंगे तो जिस स्थिति में XB का मान 0 है उस स्थिति में PB का मान भी 0 होगा। और जब XB का मान, अब इसके भी हम इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भाग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जैसे यहां पे ये जो भाग है, ये तुम्हारा ये भाग जो दिख रहा है वो 0.1 P0B हो गया, ये 0.2 P0B हो गया, ये 0.3 P0B हो गया, ये 0.4 P0B हो गया, ये 0.5 P0B हो गया, ये 0.6 P0B हो गया, ये 0.7 P0B हो गया, ये 0.8 P0B हो गया, ये 0.9 P0B हो गया और ये फुल P0B यानी 1.0 P0B हो गया यहां पर। तो जब हम XB का मान चेंज करते हैं, 0 है जब XB का मान, तो उस समय PB का मान भी 0 ही आएगा। जब XB का मान जब 0.1 होगा उस स्थिति में PB का मान कितना आएगा 0.1 P0B, 0.1 P0B यानी XB का मान जब 0.1 हो तो PB का मान 0.1 P0B यहां पर होगा, इस जगह पर। जब XB का मान 0.2 करेंगे तो उस समय पर PB का मान 0.2 P0B होगा, तो वो यहां पर हो जाएगा इस तरह से 0.2 P0B, ये दोनों यहां से मिलेंगे, ये यहां से और यहां पर मिल जाएंगे। इसी तरह से जैसे जैसे XB का मान बढ़ता जाएगा 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 7 8 9 और 1.0 तक, तो फिर जैसे ही XB का मान 1.0 होगा उस स्थिति में PB का मान P0B के बराबर हो जाएगा। तो ये भी हमारा ग्राफ जो होगा वो इस तरह से निकल करके आएगा, जो कि किसे रिप्रेजेंट करेगा PB के मान को, P0B XB के मान को। ये भी y बराबर mx वाला ही समीकरण हो गया। अब इसमें आप गौर करेंगे ये दोनों ग्राफ काय के हैं PA एवं PB के। अब यहां ये जो समीकरण है इसको देखें, ये कुछ अलग है इनसे, है ये भी सरल रेखा का, यहां इसे हम y कह सकते हैं और इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन लीविंग इंटरसेप्ट c। इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक इंटरसेप्ट है c जो कि यहां पर P0A है। मतलब ये क्या कहता है कि XB का मान चाहे 0 क्यों ना हो जाए फिर भी PS यानी बिलियन का वाष्प दाब कम से कम P0A के बराबर तो होगा ही होगा। मतलब
अगर xp का मान हम 0 भी कर दें तब भी ये पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, लेकिन ps का मान कम से कम p0a के बराबर तो होगा ही। यानी इस बिलियन के अंदर बिलियन का वास्तव ps कभी भी p0a से कम नहीं हो सकता है, कम से कम इतना तो होगा ही होगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही हम xp का मान 0.0 से 0.1 करेंगे तो उस स्थिति में ये जो ps का मान इस p0a के मान में p0b माइनस p0a का 0.1वां भाग और जुड़ जाएगा। अब p0b माइनस p0a ये टर्म हम कहां से लाएंगे ग्राफ के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं ये जो भाग है ये p0b है, ये जो इतना भाग है ये p0a है, और इन दोनों का जो अंतर होगा ये यहां से ये, तो ये जो अंतर होगा ये आप देख रहे हो p0b माइनस p0a, इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये जो भाग है ये p0a और p0b का अंतर डिनोट करता है। तो p0b माइनस p0a इसका अंतर ये हो गया, और xb का मान जैसे जैसे बढ़ता चलेगा वैसे जैसे ps का मान p0a से बढ़कर इस दूरी में आगे बढ़ेगा। जैसे कैसे आएगा वो ग्राफ, यूं मैंने बताया आपको बिलियन का वास्तव कम से कम p0a के बराबर तो होगा, चाहे xb का मान उस समय 0 ही क्यों ना हो। फिर जैसे जैसे xb का मान 0.1, 0.2, 0.3 होता चलेगा वैसे वैसे ps यानी बिलियन का वास्तव बढ़ता चलेगा और लास्ट में जाकर के यहां p0b तक पहुंच जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये क्या बताता है, ps इक्वल टू p0b माइनस p0a xb प्लस p0a, ये वाला ग्राफ इसे बताता है, जो बिलियन का टोटल प्रेशर है उसे बताता है। तो ये जो ग्राफिकल डिपिक्शन है हमारा राउल के नियम का ही ग्राफिकल डिपिक्शन है, और ये उस केस में है, उस कंडीशन में है व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर ऑफ वोलेटाइल नेचर, जब बिलियन के दोनों ही अवयव वोलेटाइल नेचर की हो, तो उस स्थिति में राउल का नियम क्या कहता है वो इस तरह से डिपिक्ट किया जा सकता है ग्राफिकली। अब हम केस सेकंड की बात करते हैं, ये आप समझ ही गए हो। अब हम केस सेकंड की बात करेंगे। तो केस सेकंड क्या कहता है, व्हेन solute is non-volatile and solvent alone is volatile। ये ऐसे बिलियन की सेकंड में हम ऐसे बिलियन की बात कर रहे हैं जो कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिला करके तैयार किया गया है। तो ये केस हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, फिर भी हम इसको राउल के लॉ में, राउल के नियम के अनुसार स्टडी कर रहे हैं कि व्हेन ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो इन दिस केस वी सी दैट द टोटल वेपर प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बिकॉज इन दिस केस द वेपर प्रेशर ऑफ solution is made by only volatile solvent and no contribution of vapor pressure to the total vapor pressure will be made by non-volatile solute. So the vapor pressure of solution is always lowered due to the addition of non-volatile solute. This has been known previously. अब जैसे ये बिलियन हमारा तैयार किया गया है A प्लस B, ये सोल्यूट है, ये किस प्रकार का है, नॉन वोलेटाइल है, और ये कैसा है, सॉल्वेंट है जो कि वोलेटाइल है। ये सॉल्वेंट है और ये क्या है हमारा, सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है हमारा। तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि जो वेपर प्रेशर बनेगा PS, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS हियर, तो PS होगा will be directly proportional to the mole fraction of B, XB, because the component A is non-volatile and no contribution of vapor pressure will be made by non-volatile solute. So the total vapor pressure of solution will be directly proportional to the mole fraction of volatile component B, XB. So PS will be proportional to XB.
then PS will be equal to what? P0B XB. P0B is the vapor pressure of B component in its pure stage. वही बात आ गई, P0B XB. Since XA plus XB always equal to 1, then XB will be equal to 1 minus XA. Now PS equal to XA plus XB equal to 1 and XB will be equal to 1 minus XA. Now the value of PS will be equal to P0B and putting the value of XB as 1 minus XA. Then PS will be equal to P0B minus P0B XA. P0B XA will be equal to P0B minus PS and XA will be equal to P0B minus PS upon P0B. अब स्टूडेंट्स गौर करें, शुरुआत में मैंने आपको बताया था व्हाट इज दिस टर्म P0B माइनस PS अपॉन P0B, क्या है ये? दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. मैंने आपको ये बताया था कि विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है. द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ये काय के इक्वल टू है X से इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट दैट इज नॉन वोलेटाइल. ओहो, ये समीकरण बहुत अच्छी बात कह रहा है आपसे. ये क्या कह रहा है? द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू, नॉट प्रोपोर्शनल टू, is always equal to the mole fraction of non-volatile component A. या उसको सॉल्यूट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए. मतलब अकॉर्डिंग टू केस सेकंड, कंडीशन सेकंड, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ वी कैन से वेरी इजीली दैट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ non-volatile component. This is second case of Raoult law. Very easy.